कहते हैं भारत निर्माण अगर करना हो तो फिर भारत के लोगों को ही करना पड़ेगा और इस देश की मिट्टी को ध्यान में रख के करना पड़ेगा। और ऐसे ही दो शख्स इस वक्त हमारे साथ हैं जो कि एग्जैक्टली यही काम करना चाहते हैं, यही काम करना ये चाह रहे थे बहुत सालों से और कर रहे हैं, और इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं हो सकती। तो मैं इनका इंट्रोडक्शन इनसे ही पूछना चाहूँगा और उसके बाद आगे की बातचीत होगी। और HRD का नाम अगर आपने सुना है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं सुना है बाय एनी चांस तो आज इससे अच्छा मौका आपको मिल नहीं सकता उसके बारे में बेहतरीन चीज़ें जानने का। सर, आप दोनों का स्वागत है रेड FM के स्टूडियो में। सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन के साथ शुरुआत करूँगा। बाबूजी, आपसे शुरुआत करूँगा। मेरा नाम BP पांडे है, मैं बिहार से संबंधित हूँ। मैं 1969 में यहाँ आया कलकत्ता में। मैं एक छोटे से गांव का रहने वाला हूँ। शुरुआत में मेरा बैकग्राउंड है कि पहले मैं इंडियन नेवी में था। इसके बाद कलकत्ता आने के बाद मेरा वर्किंग फील्ड डाइवर्सिफाइड रहा। शुरुआत मैंने शिक्षा से किया, मैं पढ़ाता रहा और भवानीपुर एजुकेशन सोसाइटी कॉलेज से अटैच था। बाद में वहाँ के लोगों के संपर्क में आने के बाद वहाँ के यूको बैंक के चेयरमैन थे रमन भाई शाह। उन्होंने कहा कि आपकी पर्सनालिटी और आपका डैश और इंटरप्राइज है, इंडस्ट्री के लिए बहुत सूट करेगा। उसके बाद मैंने डाइवर्सिफाई करके इंडस्ट्रियल एक्टिविटी में आया और फिर शुरुआत की मैंने अपूर्व इंडस्ट्री से, फिर BK बिरला ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री में गया, इलेक्ट्रो स्टील में गया, आधुनिक में गया। मेरे जीवन काल में मैंने ये देखा कि आदमी अपने लिए रोटी तो कमाता है, लेकिन दूसरों की रोटी कमाने के योग्य बनाने के लिए जो त्याग, तपस्या और पहल करनी चाहिए, उसकी बहुत आवश्यकता है इस देश को। हम लोग 140 करोड़ इस देश में रहते हैं। हर आदमी को रोजी रोटी मिले, हर आदमी को काम मिले, उपयुक्त कौशल हो ताकि वो काम कर सके। इसलिए हम लोगों ने HRD इंडिया की स्थापना किया। HRD इंडिया में जो मेन फोर्स, ड्राइविंग फोर्स है, वो मेरा लड़का है, डॉक्टर सिद्धार्थ पांडे। मेरी उम्र करीब 80 की है। मैंने 50 साल तक नौकरी किया और बहुत एजुकेशन से लेके इंडस्ट्री में किया, आयरन एंड स्टील में किया, फिर केमिकल इंडस्ट्री में किया, और हमारे जो अनुभव थे उसको जोड़ के हम लोगों ने HRD इंडिया में डाला। तो HRD इंडिया हमारा जो संस्थापना हुई 2017 में हुई। इसके बाद हमारे संपर्क में बहुत सारे उद्योगपति आए। उन लोगों को हम लोगों ने ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट किया, उनके जितने HR के वर्टिकल्स हैं वो किया। नौजवान लोगों को ट्रेनिंग दे करके उनकी स्किल को बढ़ाया, उनके अंडर एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाया, और इस काम में सबसे ज़्यादा अग्रगणी जो काम रहा, जो पहल रही, वो हमारे लड़के ने और उसकी टीम ने किया। इस तरह से हम लोग पूरे भारत के सभी शहरों से जुड़ गए और हर शहर में हमारे लोग हैं, हमारी ऑफिस है और हमारा कार्यक्रम है। तो डॉक्टर साहब, बड़ा ही सुदर्शन व्यक्ति तो आपका बाबूजी का भी है, तो बहुत सारी चीज़ों से आप जुड़े हुए हैं, लेकिन स्पेसिफिकली आपका इंट्रोडक्शन HRD इंडिया के ही माध्यम से आज पूछेंगे। उसमें आप चाहे तो फिर ऐड ऑन कर सकते हैं। सबसे पहले बजाते रहो। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग अस ओवर हियर। मैं अपने फादर का पॉकेट एडिशन हूँ। पॉकेट एडिशन बोलने का मतलब ये है कि शिक्षा, दीक्षा, कार्यशैली जो भी उन्होंने सिखाई उसको अपने काम में डालना और उसके बाद 2 जून की रोटी जोड़ना, और अगर कुछ बच जाए तो समाज को लौटाना। ये सारी वैल्यू सिस्टम मुझे मेरे बाबूजी ने दी, मेरी माता ने दी और मेरे एजुकेशन सिस्टम ने दी। HRD इंडिया, जैसे पिताजी ने बताया, 2017 में स्थापित हुआ। और वाई वी फॉर्म्ड HRD इंडिया, ऐसा नहीं था कि वी वर हैविंग ओनली द विजन ऑफ मेकिंग social values, but we also wanted to make profit and we wanted to look like a very professional organization. But yes, we had an indebted value that we will not only earn profit or be capitalist, we will share back to the society. While doing this, in 2017, before that I am by the way a student of military college from Nasik,
and then I did my grads from and postgrads from there. I did my MBA, MS, MI, and then to postgraduate diploma in corporate governance, and then I finished my doctorate. I have worked for larger multinationals and and the companies across major brands. I have been a director HR, CPO, CXO with very, very large brands, which includes Bhushan Power and Steel, Simplex Infrastructure, Adhunik Cements, Balasore Alloys, and many more, EMC. After working 2015 या 16 में हमने ये सोचा कि लोग बदल जाते हैं, एक्सपेक्टेशन सेम रह जाती है. 90% कंपनियों में लोग बोलते हैं हमें बहुत अच्छा ह्यूमन वैल्यू चाहिए, ह्यूमन कैपिटल चाहिए, ह्यूमन एसेट चाहिए, एचआर की अच्छी बातें करते हैं, बट रियलिटी चेक ये है जब कई बार इसको इम्प्लीमेंट करना होता है तो उसको वो एक्स्ट्रा कॉस्ट, स्पेशल इनिशिएटिव, नॉट प्रायोरिटी लिस्ट में डाल देते हैं. मेरा आपके माध्यम से आने वाले उद्योगपतियों से, करंट उद्योगपतियों से, करंट बिजनेस कैप्टन से ये रिक्वेस्ट है कि देश, प्रदेश और आपका विकास आपकी ह्यूमन कैपिटल पे है. आज एआई आके एक साथ कई लोगों की नौकरी जो खा रहा है, अगर हमारा देश स्वावलंबी होता, अभी भी हम विकसित भारत में कहलाते हैं, हम विकसित हो रहे हैं, हमें आज विकसित हो जाना है. और उसका सबसे बड़ा undisputed word है और undisputed thing is the biggest asset we have, the biggest strength we have is our large family of 140 crores. Right? We can have a different feeling across everywhere. The world is disturbed, but why we are not disturbed? आपके आस पास ऊपर नीचे बड़े, because we are very conservative, we look after each other. और ये वैल्यू सिस्टम कहीं ना कहीं ह्यूमन कैपिटल से ही आती है, आपकी ह्यूमन रिसोर्स से ही आती है. उस ह्यूमन रिसोर्स में कृपया करके इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों से कहना है कि आप इन्वेस्ट कीजिए. जस्ट डोंट गिव अ लिप सर्विस. थोड़ा सा मुश्किल नहीं आया, नौकरी खा जाओ लोगों की. थोड़ी सी तकलीफ नहीं आई, सैलरी कट कर दो इनकी. थोड़ा सा इशू नहीं आया तो आप इनका बोनस रोक दो. अरे साहब, आपने अब नॉर्मल प्रॉफिट कमाया है तो थोड़ा तो लॉस भी बर्दाश्त करें. करेक्ट. दिस इज ऑल मी सर, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट. थैंक यू. क्या बात है, जितनी तारीफ की जाए कम है. बट टॉकिंग ऑफ HRD इंडिया, इसका गठन कब हुआ था और इसके बारे में प्लीज बताइए. या तो बाबू जी आपको. 2017 में हुआ था. एक मीटिंग हुई थी जिसमें HR के बहुत सारे फंक्शनरी, बहुत सारे डिग्नेटरी आए हुए थे और इसका इनिशिएटिव सिद्धार्थ नौकरी में रहते रहते किया था. लोगों से मीटिंग हुई थी. उस मीटिंग में यह आइडिया आया कि हम लोगों को भी कुछ करना चाहिए जिससे अपना भी भला हो, देश का भी भला हो, समाज का भी भला हो. और जो हमारे समाज में यंग टैलेंटेड यूथ हैं उनको ऐसी शिक्षा दी जाए कि वो नौकरी भी कर सकें, दूसरों को नौकरी भी दे सकें. इसलिए HRD इंडिया की स्थापना हुई. और शुरुआत में तो वी स्टार्टेड इन अ वेरी हम्बल वे. नाउ वी आर वन ऑफ द फोर्स टू रिकॉन विथ इन आवर कंट्री. जहाँ देखिए HRD इंडिया की चर्चा है. हम लोगों ने समाज के लिए भी किया है और ख़ास तौर पर जो MBA कर रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं यूथ हैं, उनको इंटर्नशिप में रखते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं, उनको इंडस्ट्री से एक्सपोजर कराते हैं. कैंपस टू कारपोरेट की जो ट्रेनिंग होती है, आदमी स्कूल कॉलेज में पढ़ता है लेकिन पढ़ने के बाद उसे नौकरी करने के लिए जो स्किल चाहिए उसको देना, फिर उसके बाद उसको नौकरी देने की योग्यता प्राप्त कराना, ये सब ट्रेनिंग और इस तरह का एक्सपोजर हम लोग देते हैं और उसका मौका भी देते हैं. आज बहुत सारे लोग हैं, बहुत अच्छी अच्छी कंपनियों में हम लोगों के यहाँ से इंटर्नशिप करके नौकरी करते हैं. और हमारी दिन रात यही सतत प्रयत्न है कि हम इस काम में जितना भी कर सकें, समाज का सहयोग, नौजवानों का सहयोग, इस प्रांत का सहयोग जहां हम हैं. पश्चिम बंगाल ने भी हमको बहुत कुछ दिया है, हमें एक फुटिंग दिया है, हमें एक स्टैंडिंग दिया है, हमें एक आइडेंटिटी दिया है. उसको लेकर पश्चिम बंगाल में ही हम लोग व्यवस्थित हैं. हमारी सारी एक्टिविटी का इपिक सेंटर पश्चिम बंगाल है और उस तरह से दूसरे प्रांतों में भी हम लोग काम करते हैं. तो हमारा HRD इंडिया एक व्यापक सिद्धांत लेके चलता है कि हम आप
खुद के लिए तो काम करें, समाज के लिए भी करें, देश के लिए भी करें, और जो जरूरतमंद है उनके लिए भी करें। हाँ, तो अब कुछ स्पेशल चीज़ जो है वो HRD इंडिया करने वाली है। प्लीज टेल अस मोर अबाउट इट। और इसमें बहुत ही स्पेशल लोग भी आने वाले हैं, इंक्लूडिंग योरसेल्फ। ना ऐसा है कि वी आर डूइंग one of the episodes with Republic News, in which Red FM is also our radio partner, and it is a national coverage जो Red FM और Republic पे nationally दिखाया जाएगा और सुनाया जाएगा। Basically ये through the lens of leaders of today's tycoon जिनको बोलते हैं, जिन्होंने actually दुनिया में कुछ achieve किया है, उनकी जिंदगी की स्टोरी है ये। फॉर इंस्टेंस हमारे पहले एपिसोड में हमारे जो गेस्ट हैं वो हैं श्री मदन मोहन का। माननीय मोहनका जी के बारे में जितना बोला जाए उतना कम है। वो IIM के फर्स्ट पास्ड आउट स्टूडेंट्स में से हैं, BGTBM जिनको बोला जाता है। एंड एट टुडे ही इज एट एज ऑफ 84। ही इज अ मैन हु इज बोर्न इन जमशेदपुर, हैविंग रूट्स फ्रॉम राजस्थान, and sorry, maybe he is born in Rajasthan, grown up in Jamshedpur, doing business 80% across out of India, but doing a lot for Bengal. उन्होंने इतने सारे इनिशिएटिव लिए कि अगर मैं बोलना चालू करूं तो सुबह से शाम, शाम से सुबह हो जाएगी। He's at age of 84, आज भी वो काम से पीछे नहीं हटते। और he's a man who has started his journey. इस तरह के व्यक्तित्व से अगर आप पूछेंगे कि साहब बिजनेस क्या होता है, तो पता चलेगा ना बिजनेस क्या होता है। भाई उनके टाइम में स्टार्टअप फंडिंग नहीं होती थी, उनके टाइम में बूटस्ट्रैप ही होता था, जिसको हम लोग कहते हैं कि खुद की चीज खुद में लगाओ। उस टाइम में लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन नहीं था। उस दौरान का फाइटर, उस दौरान का स्पिरिट, जिन्होंने समाज के, बिजनेस के, सोसाइटी के, नेचुरल कैलामिटी के कितने थपेड़े देखे हैं। उन्होंने बाबरी मस्जिद देखा है, उन्होंने कोरोना देखा है, उन्होंने क्या नहीं देखा है। और बिजनेस इज नॉट समथिंग विच यू डू आउट ऑफ सोसाइटी, बिजनेस इज एन एक्टिविटी विच यू डू इन द सोशल वर्क, सोशल सिस्टम। सो सोसाइटी इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द बिजनेस। ऑफ कोर्स। A man still kicking hard at age of 84. कहते हैं ना, माइक टाइसन से नहीं सीखोगे तो किससे सीखोगे। ये आज के बिजनेस लीडर्स बहुत अच्छा करते हैं, यूनिकॉर्न बनने जाते हैं, 2 दिन बाद में पता चला इन्वेस्टर का पैसा लिया, बड़े बड़े नाम आए इन्वेस्टर्स, उन्होंने उनको बेचा, इनको किया। चाहे वो एडुटेक बिजनेस हो, चाहे वो ऑनलाइन बिजनेस हो, कन्वीनियंस इज नॉट अ बिजनेस। जिस टाइम में मोहनका साहब या हम लोग बिजनेस समझते हैं, वो कहता है मेरा ग्रॉस प्रॉफिट माइनस मेरा लाइबिलिटी इज माई प्रॉफिट। There is nothing called, what you say, कि customer acquisition cost, burning. What is burning? अरे आप दुकान में 10 रुपए का सामान बना रहे हैं, उसको अगर 11 या 12 में नहीं बेचिएगा तो मैथ्स तो क्लास 2 का बच्चा ही बता देगा। तो आप बिजनेस नहीं कर रहे हैं, आप अपने आप को बिजी रख रहे हैं। करेक्ट। और वो किसी और के कॉस्ट पे, और वो कॉस्ट किसी और का नहीं है, ये देश का है। तो यूथ को ये समझना होगा कि बिजनेस की सिंसियरिटी क्या है, नंबर 1। और इस पूरे साइकिल को एक बिना सेफ्टी नेट के भी होना जरूरी है, और सेफ्टी नेट का भी होना जरूरी है। आज अगर देश विकसित भारत की तरफ जाना चाहता है तो उसका सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क ये है साहब कि एम्प्लॉयमेंट बन के, आज हम एक आदमी एक कंपनी का एम्प्लॉय बनता है, ठीक है, वो कंपनी किसी और कंट्री से मैंडेट लेती है, चाहे वो अमेरिका का या US का या बैक ऑफिस संभाल रही है, ठीक है, चाहे वो उनका इलेक्ट्रिसिटी बिल बता रहे, भले ही हम नाम बला जाजी सैसी IT कंपनी का दे देते हैं, बट हम काम तो किसी और के लिए कर रहे हैं। करेक्ट। आपके घर का पोछा लगाने के लिए आप हमको काहे हायर कर रहे हो? और जिस दिन आपका घर टूटता है तो सबसे पहले काम वाली को आप निकाल देते हो। करेक्ट। ठीक है साहब। तो आज अमेरिकन इकोनॉमी में कुछ होता है तो इंडिया को क्या तकलीफ है? इसलिए तकलीफ है। फॉरेक्स अलग इशू। आज आपकी मेन रीढ़ की हड्डी, आप जितना बोल दीजिए, मेन रीढ़ की हड्डी आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, आपके मैन्युफैक्चरिंग, आपका इनोवेशन है। आज 40 साल के 42 साल के लोग 1.5 लाख लोगों को नौकरी चली जा रही है, और ऐसी ऐसी कंपनी से नौकरी जा रही है जिसका नाम लोग उसको गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से बोलते थे। करेक्ट। अगर आज आपने खुद एंटरप्रेन्योर्स को डेवलप नहीं किया, आज
देखिए, फूका हुआ आदमी, और कहते हैं ना बुढ़ापे में जाके पहलवानी नहीं सीखी जाती। पहलवानी सीखनी है तो एक उम्र होती है। आज मैं 30 साल या 35 साल की उम्र में जब सोचा कि मैं अब नौकरी नहीं करूंगा, तो क्लाइंट के पीछे घूमना, क्लाइंट से बिजनेस लेना, क्लाइंट को बिल भेजना, सब मैंने अपने हाथों से किया। हाँ, बट मुझे एक बात समझ में आ गई कि ये पौधा जो लगा रहा हूं ये मेरा पौधा है। ये चेयर जो सीईओ का है ये मेरा चेयर है। कल को इस चेयर से मेरे बॉस नाखुश हो जाएंगे और मुझे आंख दिखाएंगे तो मुझे छोड़ना नहीं है, क्योंकि कहानी वही है। अगर आप किसी और बिजनेसमैन के लिए काम करेंगे तो कोई और बिजनेसमैन आपके ड्रीम को जिएगा। तो वी हैव अ स्टोरी कैप्सूल इन विच वी आर टॉकिंग अबाउट हाउ टू अचीव, व्हाट टू अचीव इन अ राइटफुल मैनर। बिकॉज प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड टुडेज यूथ हैज, कहते हैं जेन जी जिसको बोलते हैं हम लोग, इनके सवाल बहुत हैं। इनके सवाल बहुत हैं। इनके सवालों का जवाब उन्हीं के लैंग्वेज में देना पड़ता है। आज एक जेनजी ये देखता है कि मेरा उम्र का लड़का अगर फरारी चला रहा है, लैम्बोर्गिनी चला रहा है, तो मैंने ऐसा क्या गलत किया कि मैं नहीं चला पाऊं। जो सपना देखना उसका हक है, बट कल को वो किसी जो आज देखिए, हम बहुत बेबाक बात करते हैं और सीधी बात करते हैं। आज वो लड़का के पास दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन है कि वो अच्छा काम करे, वो मेहनत करे, वो बिजनेस आइडियाज को, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करे और चैन से सुकून से धीरे धीरे करके पैसा कमाए। एक दूसरा ऑप्शन है जो पूरे शहर में सबको मालूम है, कॉल सेंटर ज्वाइन कर जाए। और ये एक कैंसर है। आज नहीं कल क्या होगा इसका? प्रशासन, शासन, सबको सब कुछ पता, रोज कुछ हो रहा है। तो इस तरह की चीजों में आप उनको ऑप्शन नहीं देंगे तो कहां से सीखेंगे? बच्चों को आपको काउंसिल करना पड़ता है, उनको सही रास्ता दिखाना पड़ता है। भाई जिन्होंने इतने बड़े बड़े बिजनेस बनाए हैं उनका एक्सपीरियंस मेमोथ है। तो इस मद्देनजर पे हमने लेंस थ्रू लीडरशिप करके एक इनिशिएटिव बनाई है, जिसके थ्रू हम रिपब्लिक न्यूज और रेड एफएम एज बीइंग आवर रेडियो पार्टनर, we are bringing a big personalities who have really done something, because our people who assess our board, the chairman himself engages in this initiative, and from the God's grace हमारी स्टोरी ऐसी रहती है जो रियली दिल को टच करे। So the tagline of Mr. Madan Mohan का vision is a billion billionaire by in India by 2047, a blueprint for that. Imagine a billion billionaire, तब जाके देश आगे बढ़ेगा। तो इससे रिलेटेड मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगा अभी कि जो ही आपने कहा स्टार्टअप का एक दौर है, तो बहुत सारे लोग स्टार्टअप के जो क्या कहूँगा लुहावने ऑफर्स हैं, एट द एंड ऑफ द डे जो मिलेगा उसके चक्कर में कर लेते हैं और शायद कहीं कोर बिजनेस एथिक्स जो है उसको भूल जाते हैं, जो स्टार्टिंग में लगा। जैसा कि आपने कहा कि क्लाइंट के लिए आप खुद ही उसके पीछे जाते थे, खुद ही सब कुछ बनाते थे, तो इन सब चीज़ों को शायद मद्देनज़र नहीं रखते हैं और एंड की तरफ जो सोना मिलने वाला है उस पर ज़्यादा फोकस देते हैं। इज दिस वन ऑफ द रीजन? व्हाई डू यू थिंक? यू आर वेरी राइट। सी, आइडिया इज दिस, लेट मी पुट इट इन दिस मैनर, टुडेज जनरेशन बिलीव्स इन इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन, राइट? वी वर यंग, हमारे टाइम वर्क लाइफ बैलेंस, यू नो, मेंटल वेलनेस, ये सब चीज होता नहीं था। होता ही नहीं था। क्या था हमारे टाइम? भाई तुम्हें तकलीफ हुई, तुम सामने वाले को कूट दो या कुटा जाओ। हाँ। ठीक है, कुटा जाओगे तो दूसरे बार के लिए फिर तैयारी करो, और कूट दोगे तो खुश होके घर आ जाओ, और नहीं तो ग्राउंड में जाओ, दबा के साइकिल चलाओ, खूब छुपन छुपाई खेलो। ना हमारा इंस्टाग्राम में ट्रोलिंग था, ना हमारा फेसबुक में ये। सो दैट्स अ फ्लिप साइड ऑफ टेक्नोलॉजी। Startups, I'm not saying startup syndrome or startup is something which you should avoid. India needs startup, but India needs a total ecosystem for the startup. आज एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस में से पहले सैलरी देता है, टैक्सेस देता है, सोसाइटी को सब कुछ देता है, उसके बाद कुछ बच जाए तो वो घर ले जाता है। 880 यहाँ पे धाराएं हैं जिसमें एक बिजनेसमैन जेल जा सकता है, समझे? Ease of doing business is not a lip service. Government has got no business to do business. They are into a business of governance. Again, I am mentioning, government has got no business to do business. It's in a business of running a government. Governance.
आप जब बिजनेस फिलॉसफी की पॉलिसीज को डिसाइड कर लेते हैं ये बनने वाला है, उसके बाद इम्पोज करते हैं, तब आप सोचिए आपके इकोसिस्टम में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। करेक्ट। आपको मैं एकदम लाइटनिंग एग्जांपल देता हूँ। पेटीएम को डिमोनेटाइजेशन के टाइम में कितना फायदा हुआ, बट पेटीएम को फिर अभी झटका भी लग गया। योर एथिक्स इज शुड बी और योर डूइंग वे ऑफ डूइंग बिजनेस शुड बी नॉन नेगोशिएबल टू योर वैल्यूज। इफ यू आर ड्रिवन बाय सर्टेन वैल्यूज, आज आप एकदम सही कह रहे हैं, इमीडिएट टेक होम। अब भाई वो इमीडिएट टेक होम लेने जा रहा है कि इतना रुपया मिलेगा, 3 महीना बाद नौकरी भी चला गया, ऐसा भी होता है। सो व्हाट यू नीड इन लाइफ, यू हैव टू स्ट्राइक अ बैलेंस। देयर इज नो हार्म इन रनिंग बिहाइंड द मनी, but in order to know the skill at the first 5-6 years of your life, you should be ready to take multiple risks. Startups are great, and I would like to hear from my chairman also. आपके समय स्टार्टअप तो नहीं था, लेकिन शब्दावली कुछ और थी, लेकिन रिस्क तो तब भी था। स्टार्टअप नहीं था तो इंडस्ट्री कैसे चलाते थे या कैसे बनाते थे। ऐसा है कि किसी भी काम को करने के लिए you must have the intention, then you have to preparation and then commission. आज भी स्टार्टअप की जो बात होती है, स्टार्टअप के लिए जो आदमी करने जाता है, स्टार्टअप करने जाता है, या जो उसकी सीड मनी लेता है या उसके लिए फंड लेकर के बिजनेस को स्टार्ट करना चाहता है, तो उसका प्रोडक्ट मिक्स, उसकी मार्केटेबिलिटी और उसमें जो प्रॉफिट पार्ट है, या उसका कितना दिन के बाद उसमें से ही विल स्टार्ट अर्निंग मनी, या हाउ लॉन्ग ही वांट्स टू पुल ऑन, हाउ लॉन्ग ही वांट्स टू टेक टू मेक अ बिजनेस वायबल बिजनेस एंड प्रॉफिटेबल बिजनेस। तो ये सारी चीज़ें इसका ध्यान रख के करने से स्टार्टअप में कभी रिस्क नहीं है। और स्टार्टअप तो हैज़ बिकम द ऑर्डर ऑफ द डे। इतने सारे हमारे देश की जनसंख्या है और सबको नौकरी मिलती नहीं। गवर्नमेंट के पास जो फैसिलिटीज़ हैं उसको अवेल कराती है मासेस को, और मासेस उसका अवेल करके उसमें स्टार्टअप करता है। अगर 100% स्टार्टअप में से 10-20% फेल भी हो जाता है तो इट्स हेड्स अप टू द गवर्नमेंट, हेड्स अप टू द पार्टिसिपेंट ऑफ ए स्टार्टअप। 80% सक्सेस इज नॉट अ लेस सक्सेस। तो इस तरह से देश का कल्याण होता है, समाज का कल्याण होता है, हमारी इकोनॉमी जो है स्ट्रांग होती है, और बड़ी बात यह है कि सब आदमी को रोजी रोटी मिलती है, हर आदमी को एम्प्लॉयमेंट मिलता है। राइट, बहुत बढ़िया। सो इस पॉडकास्ट सीरीज का नाम विकसित भारत रखा है आपने? नहीं, विजन थ्रू द लीडरशिप लेंस। विजन थ्रू द लीडरशिप लेंस। तो इसमें गेस्ट लिस्ट और क्या क्या आप एक्सपेक्टेड हम करेंगे, कब कहाँ कैसे देखने को मिलेगा? अभी सर ऐसा है कि पहले जो गेस्ट हमारे अभी तक, क्योंकि क्या होता है कि कई बार गेस्ट जब तक आ ना जाए उनका नाम देना उचित नहीं है। करेक्ट। तो अभी तक जो हो चुका है वो मैं बताऊंगा, और जो हो रहा है वो लेट इट बी अ सरप्राइज फॉर पीपल। पहले जो गेस्ट आ रहे हैं श्री मदन मोहन का, और इस एपिसोड में उनके साथ मिस्टर इंद्रनील मन्ना है जो बीआईटी के वाइस चांसलर हैं, और वो आईआईटी में डायरेक्टर रहे हुए हैं। और अगर इंडिया, मैंने तो यहाँ तक उनको सुना है और उनको देखा है कि मैं उनके पर्सनालिटी से एकदम इम्प्रेस्ड इज अ अंडरवर्ड। Such a prolific and such a straight speaker from heart, as well as with academic background he is. And if India will participate for Nobel Prize, he is going to be the one of the person which India should recommend, and I am sure India will recommend. The second person is who has given his interview or bite is the IIM Ahmedabad director, right? He has shared how he has felt, worked, and addressed Mr. Madan Mohanka's journey. And the shooting is going on. You are doing the promotion. So it is going to be a situation where people who has got, my chairman has spoken his wise words. I have given some information that what has been my experience till now. तो इस जर्नी में, इस इंफॉर्मेशन शेयरिंग में हमने ये कोशिश की है निष्ठा से कि हम प्रलोभन और लुभावने बात ना करें, खाली एक पूरा सिनेरियो लोगों को बताएं ताकि उनको घबराहट भी ना हो और वो प्रिपेयर होके जाएं।
कोई भी आदमी, it is a saying the less the more you practice, the less you bleed in war. So the practice is like this कि ये जितना ज़्यादा समझेंगे सुनेंगे वो होगा. And the second part is this, as you have mentioned, you know, startup or Viksit Bharat is not a mandate by the government only. It is a mandate by every individual. अगर 140 करोड़ जनता एक तरफ एक साथ पैर बढ़ाती है तो हमारा देश एक तरफ बढ़ता है. आज उससे हर डिपार्टमेंट में काम करना होगा. देश सर्वश्रेष्ठ और देश की भावना को सर्वप्रिय रखना एक हर एक भारतीय का काम है. ये सोचना गलत है कि पुलवामा या कोई चीज हो तो इंडियन आर्म फोर्सेस, people in uniform has to do the job. It is every citizen's job to perform their duty rightfully. It is a saying कि जब आदमी आपको देखे ना तब अगर आप काम सही करें तब आप आदमी है. वैल्यू सिस्टम करेक्ट. दूसरी चीज, हर इंसान कैसे काम करेगा, जो जिस फील्ड में है. जो बिजनेसमैन है वो बिजनेस ठीक से करे, अपने एम्प्लॉयज को ध्यान दे. एक्सप्लॉयटेशन is like the word we say in a fear quality. Exploitation and shortcut takes you nowhere. Countries collapse कर गए और ये सब्सिडी सिस्टम खत्म होनी चाहिए. करेक्ट. It is a time of merit. You will Absolutely. आपको आज, और सबसे बड़ी बात है, the youth should come into politics also. Why a person, and there should be a minimum education bar. एक आईएएस के लिए एक आदमी मैनेजर बनता है तो उसको फाइनेंस का बैकग्राउंड होना चाहिए अकाउंट्स बनने के लिए, अकाउंटेंट बनने के लिए. एक एचआर का बंदा बनता है तो उसको पीजी खोजते हैं हम, 10 साल का एक्सपीरियंस खोजते हैं हम. आज देश का, समाज का, हमारे सोसाइटी का प्रतिनिधित्व करने वाले आदमी का एक मिनिमम क्वालिफिकेशन होना ही चाहिए. और इस चीज को अगर यूथ नहीं बोलेगा तो कौन बोलेगा? फिर आप बोल नहीं सकते कि ये सिस्टम कोलैप्स है, सिस्टम ये है. यूथ को पार्टिसिपेट करना पड़ेगा इलेक्टोरल प्रोसेस में. अरे भाई, 140 करोड़ लोगों की हित की बात आप सिर्फ एक सर्टेन सेट ऑफ लोगों पे, जिनके पास एक सर्टेन लेवल ऑफ एजुकेशन से नीचे है, आज आपके पास 50 तरह के लोग हैं जो अलग अलग बात कहते हैं. अरे भैया, क्या बात करें? कहीं का सीएम का लड़का 12th पास नहीं है, वो अपने को सीएम क्लेम करने जा रहा है. हैं? आप सोचते हैं उस समाज का कहीं विकास हो पाएगा? जब समाज विकास करना है तो भाई हर एक आदमी को अपना काम करना. आप एक कॉलेज को चलाते हैं तो आपको प्रोफेसर बनना होगा, आपको एक सर्टेन सेट ऑफ एजुकेशन चाहिए. आप एक फैक्ट्री चलाते हैं तो आप, भाई तब तो मसल पावर ही नहीं दिखेगा आपको. है? वो इलेक्टोरल मैंडेट में यूथ को आना पड़ेगा और इसमें एक थ्रेशोल्ड शिफ्ट चाहिए, क्रांति चाहिए. एक जमाने में जेपी मूवमेंट हुआ था, ऐसा मूवमेंट चाहिए. इन मुझे भारत, वी हैव टू बी नॉन नेगोशिएबल टुवर्ड्स विकसित भारत. ये हमारा, कोई हम पे एहसान नहीं कर रहा है महाराज, ये हमारा हक है. 2025 में बैठे हैं हम, रोड टैक्स देंगे, रोड नहीं. आदमी मर जाएगा, बाद में पिज्जा पहले आ जाएगा. एम्बुलेंस की वही हालत, हॉस्पिटल्स में वही इशू. नहीं, अब बोलने का हक तब तक नहीं है जब तक हम काम नहीं करेंगे. हमें उतरना पड़ेगा ग्राउंड पे, हमारे लोगों को उतरना पड़ेगा, बिजनेस करना पड़ेगा, निष्ठा से टैक्स देनी पड़ेगी, टैक्स दिए पैसे का लेखा जोखा मानना पड़ेगा. भाई, आपने हमारी कंपनी की बैलेंस शीट एजीएम में दिखाते हो, हम पे ऑडिट बैठाते हो, इनका ऑडिट होना पड़ेगा. देयर हैज टू बी अ थ्रेशोल्ड चेंज, तब तो देश आगे बढ़ेगा. अब न देर है न सवेर, अब ये होना है. आप किसी विकास को रोक सकते हैं कुछ दिनों के लिए, हमेशा के लिए नहीं. विकसित भारत तो होना है, होगा. राइट. चलिए, कंफर्मेशन तो अभी मिल गई आपकी तरफ से, इसमें कोई डाउट नहीं है. सम लास्ट वर्ड्स जो आप देना चाहेंगे, संदेश जो आप देना चाहेंगे. मैं शुरुआत अपनी ज़िंदगी की एज ए टीचर किया, बाद में डाइवर्सिफाई करके इंडस्ट्रियल एक्टिविटी में आया, एचआर का, आईआर का, ये सारा काम देखना चालू किया. बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रियों के साथ मैं जुड़ा रहा और अपने जीवन के अनुभव से मैं ये कह सकता हूँ कि जो आदमी इस समाज में जन्म लेता है, बड़ा होता है, समाज से कुछ पाता है, समाज को उसको वापस देना उसका कर्तव्य है.
उसकी नैतिक ड्यूटी है। इसीलिए हम लोगों ने अपने HRD इंडिया का स्थापना किया और HRD इंडिया के माध्यम से हम लोग कुछ समाज की, कुछ देश की, कुछ उन लोगों की जो इंडस्ट्री चलाते हैं, लोगों को एम्प्लॉयमेंट देते हैं, उन्हें शिक्षा देने का काम हम करते हैं। उन लोगों को हम लोग ट्रेनिंग देते हैं प्रॉपर, उनका स्किल डेवलप करते हैं, उनकी एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ाते हैं, उनको एंटरप्रेन्योरशिप के लिए हम ट्रेनिंग देते हैं। इस तरह हम योगदान देना चाहते हैं कि इतने बड़े देश में इतना बड़ा पॉपुलेशन है, उसमें अगर लोगों को उस तरह की काबिलियत नहीं मिलेगी तो हर आदमी को नौकरी मिलना मुश्किल है। जो नौकरी नहीं दे सकते वो नौकरी देने की योग्यता हासिल करके दूसरों को नौकरी दें। मेरा संदेश अपने राष्ट्रवासियों से है कि आप भी अपनी तरफ से, अपनी योग्यता के अनुसार, अपनी शक्ति और क्षमता के अनुसार इस देश के निर्माण में योगदान दें और विकसित भारत को, समृद्ध भारत, विकसित भारत और सब लोगों के रहने योग्य, सबको काम मिले, सबको मेडिकल सुविधाएं मिले, इसमें भी सहयोग दें। बहुत बढ़िया सर, आपसे एक आखिरी मैसेज फॉर आवर लिसनर्स स्पेशली। The message for society and the business community by large, this is from my side, is कि आप कोई भी काम करें तो उसमें ऑनेस्टली काम करें। आप किसी काम को जस्ट करने के लिए या स्टार्टअप कोई मेरे आस पड़ोस में कर रहा है तो मैं कर लूँ, ये ज़रूरी नहीं है। और उसको करने से आपको कोई एक्चुअल अचीवमेंट नहीं होता है। एंड ऑफ द डे इफ़ यू डोंट स्लॉग, देयर इज़ नो शॉर्टकट टू हार्ड वर्क। और लास्ट में क्या बोलूँगा, मैं यही बोलूँगा कि देश तो आगे तभी बढ़ेगा जब आप बढ़ेंगे। अवेयरनेस है, नियम कानून पॉलिसी सब बना देते हैं, बट जो अभी हमारे बिजनेस कम्युनिटी के सीनियर लोग हैं, हम उम्र हैं, हमारे साथ काम करने वाले लोग हैं, उससे मेरा यही रिक्वेस्ट है कि अपने मानव संसाधन, जिसको बोलते हैं हम ह्यूमन रिसोर्स, जिसके बारे में आप बहुत चिंतित हैं, उस चिंता में एक्चुअली थोड़ी सी सिंसियरिटी लाइए, ग्राउंड पे कुछ एक्शन लीजिए, कुछ HR इनिशिएटिव्स अपने ऑर्गेनाइजेशन में शुरू कीजिए, कुछ लोगों को रिकॉग्नाइज करने का फंडामेंटल सिस्टम बनाइए, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट अप्रोच रखिए, आप लोगों को बोलने और सुनने की क्षमता रखिए, फीडबैक सेशन रखिए, 360 डिग्री आप अपना असेसमेंट करवाइए, स्किप लेवल इंटरव्यूज़ करवाइए। ये सारे टूल्स बहुत रीसेंट है, बट इस इनिशिएटिव से आप जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन 6 महीना बाद करने वाली है वो आज आप गेज कर पाएंगे। स्ट्रैटेजी वर्ड बहुत इम्पॉर्टेंट है। स्ट्रैटेजी में अगर आप तीनों पहलुओं में से किसी पहलू में हैं, चाहे आप एग्रेशन में हैं, चाहे आप रिट्रेंचमेंट में हैं, चाहे आप मिक्स्ड अप्रोच में हैं, अगर ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ में है तो आपका HR उसके लिए प्रिपेयर्ड है कि नहीं है, और अगर ऑर्गेनाइजेशन की ये अवस्था हो रही है कि उसका वो सोच रहा है कि उसको एग्रेशन में जाना है, बट हमारा ह्यूमन कैपिटल इस पोजीशन में नहीं है कि वो स्ट्रेस ले पाए, तो these are things which will help you out, and this is a modern management tools. It is my humble request to my countrymen, to my fellow citizens, that the country needs you more than we need the country, right? So if the country is there, we all are there. We have to work towards making the India as resilient India, Viksit Bharat. Jai Hind, Jai Bharat. क्या बात है, बहुत बढ़िया लगा आप लोगों से मिलके, और बड़े रिवेटिंग एपिसोड्स जो है वो आने वाले हैं और हमें भी इसका बेसब्री से इंतजार है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू। थैंक यू।